हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, दागे 130 रॉकेट, एक भारतीय महिला की भी मौत। इजरायली पीएम की चेतावनी, कहा चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। बिहार में पप्पू यादव को ले जा रहे पुलिस काफिले पर समर्थकों ने किया हमला, कई जगह पर हुआ बवाल। भारी सुरक्षा के बीच मधेपुरा लेकर पहुंची पुलिस टीम। ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में शामिल नहीं होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। और देश में एक बार फिर से 3.5 लाख के करीब कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 4200 लोगों की मौत। इलाज के बाद 3,55,000 से ज्यादा लोग भी हुए ठीक। तो स्वागत है, नमस्कार भारत में आपका। मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को झड़प ने अब हिंसक रूप ले लिया है। उसे घटना के बाद फिर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला की मौत की खबर भी सामने आई है। महिला का नाम सौम्या संतोष बताया गया है, जो पिछले 7 साल से इजरायल में रह रही थी। इजरायल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हमास ने रिहायशी इलाकों में करीब 130 रॉकेट दागे हैं और यरूशलेम में भारी हिंसा फैलाई है। भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का की तरफ से ट्वीट कर इस घटना की मुकम्मल जानकारी दी गई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए मुसीबत बन गई है। पप्पू यादव के समर्थकों ने मंगलवार को पुलिस काफिले पर हमला कर दिया। समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी है। बिहार के हाजीपुर में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद भारी बवाल हो गया। बट पटना में गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम पप्पू यादव को पटना से लेकर मधेपुरा के लिए निकली थी, लेकिन पप्पू यादव को ले जा रही पुलिस टीम को उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर घेर लिया और हमला कर दिया। हाजीपुर में नेशनल हाईवे पर पप्पू यादव को ले जा रही पुलिस काफिले को सपोर्टर्स ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ियों के आगे समर्थक लेटते दिखे तो कई समर्थक पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस टीम पप्पू यादव को लेकर आगे निकल पाई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को उनके समर्थक बेकार बता रहे हैं और जगह जगह बवाल कर रहे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देश में फिर से 3.5 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं। जी हां, तो बता दें आपको कि देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में 3,48,389 नए एक्टिव केसेस की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में 3,55,200 कोरोना मरीज हालांकि भी ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 4,198 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। अब तक देश में कोरोना से 2,54,225 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब कोरोना के 36,99,661 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि देश में फिर से 3.5 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय सरकार के लिए भी है और तमाम राज्यों की सरकारों के लिए भी है। क्योंकि जिस तरह से चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकारों की बात हो, कोरोना पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और उसी की एक ताज़ा मिसाल आपके सामने मौजूद। देश में अभी भी कोरोना के 36,99,661 एक्टिव केस मौजूद। तो 24 घंटों में 3,84,000 से ज्यादा केसेस जिस तरह से सामने आए हैं, वो एक चिंता का सबब बना हुआ है भारत सरकार के लिए भी, राज्यों की सरकारों के लिए भी और उन प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर
हर कीमत पर कोरोना पर नकेल कसने की कोशिश में है। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव त्यागी मौजूद हैं। राजीव, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश भर में कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, सरकार की चिंता दोबारा बढ़ गई है, तो ऐसे में सरकार का अगला कदम आपकी नजर में क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कहा, जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बार बार स्थिति की कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कोशिश करती नजर आ रही है। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है, क्योंकि अभी तक पिछले 24 घंटे के अंदर 12,500 से ज्यादा के आंकड़े हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश कर रही हैं, मगर कोशिश के साथ साथ जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ना ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल मिल रहा है, जिसकी वजह से कमी अभी तक अस्पतालों के अंदर खामियाजा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन की कमी जरूर बिल्कुल देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर भी कालाबाजारी की जा रही है, लगातार वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि वैक्सीन हमारे पास खत्म हो रही है। मगर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर राजनीति की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो भाजपा के जो नेता है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 7 साल के अंदर एक भी अस्पताल नहीं खोला, बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार ने दिया है सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं दे रहा। 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे की चाहिए, मगर केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहा। मगर इनके बीच में जनता पिसती नजर आ रही है, क्योंकि जनता अभी तक कोरोना की वजह से बिल्कुल निकल नहीं पा रही है और जिनके गरीब जिनकी जो कोरोना की वजह से या फिर ऑक्सीजन की वजह से या फिर बेडों की संख्या की वजह से कहीं ना कहीं जो मौत हुई है उसका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। मगर लगातार कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है, जिसकी वजह से अभी तक दिक्कतें आ रही है। मगर हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो, ये लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर अभी तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी लगभग पूरे देश के अंदर 4 लाख के करीब आंकड़े आ चुके हैं और वहीं दिल्ली के अंदर भी लगातार स्थिति बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा था लगभग 27,000 28,000 के करीब आंकड़े आ रहे थे, मगर अब वो घटकर लगभग 12,500 के करीब रह चुके हैं। मगर हाँ, स्थिति जरूर थोड़ी बहुत सामान्य जरूर हुई है, मगर इसको अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया। जी राजीव तिवारी दिल्ली से इस ताज़ा अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए, एएनबी के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सोनी, मायानगरी मुंबई से। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है, चाहे पहली लहर की बात हो, मुंबई में बहुत तेजी के साथ कोरोना ने पांव पसारे हैं और न केवल मुंबई में बल्कि तमाम जो महाराष्ट्र के जो जिले हैं, चाहे गांव देहात हैं, तमाम जगह कोरोना की जो जद है लगातार उसने लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। अब कैसे हालात मुंबई और महाराष्ट्र में हैं? बीच में देखिए, जिस तरह से लगातार शुरुआती दौर में देखा गया कि कोरोना की जो रफ्तार थी कहीं कहीं न भयावह थी, स्थिति में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि किस तरह से ब्रेक द चेन के तहत मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की लहर को रोका जाए, उसकी चेन को तोड़ा जाए। लिहाजा अब देखा जा रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार कहीं कहीं सफल हुई, जिसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि महाराष्ट्र मुंबई मॉडल अपनाइए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति थी भयावह थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। क्योंकि 24 घंटे में अगर आंकड़े की बात करें तो मुंबई में महज 1700 जो कोरोना पेशेंट मिले हैं, वही महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 40,000 के आसपास, जो शुरुआती दौर में दूसरी लहर में देखा गया कि 70 से 80,000 के आसपास आते थे। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई करो और महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं कहीं ये जो चिंता का विषय अब नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया, तो कहीं ये पूरे मामले को। प्रकाश सोनी मुंबई से इस बहुत अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी है नमस्कार भारत। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिना दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की कोरोना से लड़ाई जारी है। उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर आजम खान की मौत की अफवाह फैलने लगी। कई लोगों ने ट्वीट कर दिए और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। लेकिन मेदांता अस्पताल की तरफ से तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आजम खान की हालत फिलहाल ठीक है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि आजम खान को सीतापुर जेल से हमारे यहां 2 दिन पहले ट्रांसफर किया गया है। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में शिफ्ट किया था, लेकिन फिर आजम खान साहब की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और उनको 8 से 10 लीटर की ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी। ऐसे में उन्हें आईसीयू में गहन ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहीं राकेश कपूर ने आगे बताया कि हालांकि अभी वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना में रोजाना चीजें बदलती रहती हैं, इसलिए क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की टीम उनकी निगरानी कर रही है। कोविड निमोनिया होने की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और आशा है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने होने वाली G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। मंगलवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। G7 समिट 11 से 13 जून के बीच ब्रिटेन के कॉर्निवल में आयोजित होनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन कोरोना के हालात की वजह से यह फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत G7 का हिस्सा भी नहीं है हालांकि, लेकिन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट में शामिल होने के लिए खास न्योता भेजा था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी गेस्ट एंट्री के तौर पर शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। G7 में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल है। सभी सदस्य देश बारी बारी से सालाना समिट को होस्ट करते हैं। इस साल 11 से 13 जून के बीच ब्रिटेन के कॉर्निवल में यह समिट होनी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण 2 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गया है। अब कोरोना वायरस का संक्रमण जेलों में बंद कैदियों तक पहुंच रहा है। हरियाणा में करनाल जेल में बंद कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें इलाज के लिए आइसोलेशन में रख रही है। दरअसल हरियाणा की करनाल जेल में बंद 56 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि कैदियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हमने जेल में आइसोलेशन जोन बनाए हैं। जैसा कि ये चिंता का विषय है, स्थिति से निपटने के लिए तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच अंबाला से राहत देने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल अंबाला में रिकॉर्ड 1525 लोगों ने कोरोना पर विजय हासिल की है। वहीं अंबाला में 373 पॉजिटिव मामले भी सामने आए। इसके साथ ही 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद अब अंबाला में एक्टिव केसेस की संख्या 3892 पहुंच गई है। संक्रमित मामलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अंबाला शहर से 133, अंबाला छावनी से 70, चौड़मस्तपुर सेव से 69, नारायणगढ़ से 20, शहजादपुर से 42, बराड़ा से 21 और मुलाना से 18 नए मामले सामने आए हैं। में 373 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं और आज राहत की बात यह है कि आज हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज का आंकड़ा है वो 1525 है। 1525 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल और जो हमारे होम आइसोलेशन में चल रहे थे उनको आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है डिस्चार्ज जो है आज हुए हैं और जो डेथ का आंकड़ा वो 10 का है। और अगर हम बात करें 373 केसेस का, तो उन 373 में अम्बाला सिटी इलाके से 133, अम्बाला कैंट से 70, चौड़मस्तपुर से 69, नारायणगढ़ से 20, 42 जो है शहजादपुर से, बराड़ा से 21 और मुलाना से 18 मामले सामने। इस तरह से करके 373 मामले जो रिपोर्ट किए गए हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर सिंह
ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोविड काल में हरियाणा सरकार लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई में लगी हुई है। इसी कड़ी में पलवल में भी प्रशासन लोगों की सेवा में लगा हुआ है। दरअसल हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन हरियाणा.in नाम से एक पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए मरीज को सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर और अपनी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, जिसके बाद उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। जिस ओटीपी को पोर्टल पर डालने के बाद मरीज का अकाउंट पोर्टल पर एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद संबंधित कार्यालय को नोटिफिकेशन जाएगी, जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारी और पोर्टल पर रजिस्टर्ड संस्थाएं मरीज के दस्तावेजों की जांच करेगी। दस्तावेजों की जांच सही पाए जाने पर मरीज को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए जाएंगे। सांस लगती है। तो ये जो पोर्टल चलाया हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, उस पर लॉगिन किया है। आज आप ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए आए हो, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, हमको ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत हथियार पूरी कर दी आपने। तो यही कहेंगे, ज़रूरत के टाइम पर चीज़ मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई है नहीं। ये जो होम आइसोलेट मरीजों के लिए मुहिम चलाई गई है, ये होम आइसोलेट मरीजों के यहीं लेके जा रहे हैं। वो अच्छी स्कीम है। अच्छी स्कीम है। तो निःशुल्क मिला आपको? ये निःशुल्क मिला है। पैसे तो नहीं लिए कोई? नहीं, कोई पैसे नहीं। उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। किस तरह की ये प्रक्रिया है और अब तक कितने जो मरीज हैं उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है? ये अभी अपना हरियाणा सरकार ने जो एक पोर्टल चलाया है, होम आइसोलेशन में जो पेशेंट घर पे हैं और जो हॉस्पिटल में नहीं है, उन्हें किस तरह से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, और उसको जो अगर सिलेंडर की ज़रूरत है तो वो अपना गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर रहा है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम NGOs के साथ और रेड क्रॉस पूरे वॉलंटियर्स के साथ उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर एक्सेप्टेंस उसमें देखते हैं कि क्या वाकई वो नीडी पर्सन है। अगर वो नीडी होता है तो देन हम उससे घर पे सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अदरवाइज आसपास का है तो वो पर्सन अपना जहां हमारा एक पॉइंट बनाया है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, वहां तक वो अपना खाली सिलेंडर ले आता है और हम उसको रिफ़िल करवा के उपलब्ध करा देते हैं। बहुत अच्छी प्रक्रिया स्टार्ट की गई है और इसमें NGOs को और रेड क्रॉस को एक साथ मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें जो भी व्यक्ति जो पेशेंट है घर में एडमिट है, होम आइसोलेटेड है, वो गवर्नमेंट अपने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर से ये मेंशन करा लें कि ये होम आइसोलेटेड है और इसे घर पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या उसे ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो वो अपने उन डॉक्यूमेंट्स को उस पोर्टल पे अपलोड करेगा। अपनी ऑक्सीजन रेट को, जो ऑक्सीजन उसकी रेट आ रहा होगा, उसको वो अपलोड करेगा और उस पोर्टल पे डाल देगा। उसके बाद NGO और रेड क्रॉस के द्वारा वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी उनकी जो भी रिक्वेस्ट होगी। फिर उसके बाद वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना। देश में कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया हुआ है और लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, तो वहीं समाज के रक्षकों की ओर से दीन दुखियों की सेवा भी की जा रही है। ऐसी एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी की ओर से एक दिव्यांग शख्स की मदद की गई। पुलिसकर्मी ने पहले तो दिव्यांग के लिए भोजन का प्रबंध किया और फिर उसके लिए पानी की बोतल भी उपलब्ध करवाई। वहीं पुलिसकर्मी के इस उपकार के लिए दिव्यांग ने उनका धन्यवाद भी किया।
तो लॉकडाउन है पता है आपको? हाँ लॉकडाउन तो है। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, मतलब खाना दाना नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता तो वहीं जाते हैं समझते तोड़ते। अभी आपकी मदद किसने की है आपको है पता? मेरा सिपाही जी किया। क्या बोले वो? एगो कोई आवाज दिया कि आइए आइए, तब मेरा सिपाही जी ले चला वहाँ पर, तो वहाँ से मिला, तब फिर सिपाही जी के वहाँ तक छोड़ दे, कल यहाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। बोला पानी नहीं है बोतल में, कल नहीं है, तब पानी ला दिया। ये बेसहारा इनको दिखाई नहीं देता सर, ये बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग के पास में जो खाना आता है उसमें से थोड़ा इनको सोचे कि दे देते हैं, खिला देते हैं, और उसके बाद इनको सड़क पार करा के एक जगह सेफ जगह पर बैठा दिए, पानी ला के दे दिए। अब ये खाएंगे यहीं सो जाएंगे, फिर कल आएगा खाना हम लोग को तो दे देंगे। आप लोग डेली इनको खिलाते हैं? नहीं, कभी कभी अपने से टहलते टहलते कहीं चले भी जाते हैं। आज ये दिखाई दिए। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना काल में डिपो होल्डर के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। डिपो होल्डर का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान बायोमेट्रिक मशीन में डिपो होल्डर और उपभोक्ता दोनों का अंगूठा लगता है, जिसके चलते संक्रमण फैलने का डर होता है। इसलिए डिपो होल्डर्स ने मांग की है कि राशन वितरण मोबाइल OTP या मोबाइल फेस स्कैनर के माध्यम से करवाया जाए। साथ ही डिपो होल्डर्स ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार से डिपो होल्डर्स का 50 लाख रुपए का बीमा करवाने की भी मांग की। प्रॉब्लम हो रही है, हम उपभोक्ताओं को कनक बांटते हैं, जिससे कनक बांटने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आ रही है कि हर गली में हर डिपो पर कम से कम 50% कोरोना के हैं। इतना कोरोना फैल चुका है, और जो थंब लगता है वहीं तो कार्ड होल्डर लगता है और उसके पास ही हमारा लगता है, तो हमें संक्रमण का बहुत खतरा है। अगर एक बंदा संक्रमित हो जाता है तो पूरा मोहल्ला पूरा शहर संक्रमित होने का खतरा है। इसी खतरे को लेके हम आज DP साहब को मिले हैं, DC साहब को मिले हैं। हमने अपना ज्ञापन दिया है कि हमें जो बायोमेट्रिक मशीन है उसे बंद करके उसके लिए कोई और ऑप्शन जो गवर्नमेंट को अच्छा लगे, जो सरकार को अच्छा लगे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। चाहे वो आई स्कैनर दे, चाहे OTP दे, या जो अल्टरनेट वो हमें। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द लौटता है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मैनपुरी में कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए आबकारी और मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री पहुंचे। उन्होंने अस्पताल को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात कर उनकी परेशानियों को जाना। मंत्री ने यकीन दिया कि मरीजों को आ रही तमाम समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा स्टाफ की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। अस्पताल इंस्पेक्शन के दौरान जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, डिप्टी कलेक्टर ऋषि राज, CMO डॉक्टर AK पांडे भी मौजूद रहे। कोविड की समस्या पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। मैनपुरी में भी बहुत लोग पीड़ित हुए हैं बीमारी से, और हमारा ये जिला महिला चिकित्सालय जो पुराना था, इसमें L2 जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका उपचार बहुत ही कायदे से और ठीक प्रकार से किया जा रहा है। मैंने आज चेक किया, कुछ लोगों की शिकायतें मिली थी, लेकिन जो देखा है व्यवस्थाएं ठीक हैं। सबको दवा मिल रही है, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, सबको खाना भी मिल रहा है, और जितनी सेवा सरकार कर सकती है पूरे प्रदेश में सरकार हाई अलर्ट पर है। सरकार हाई अलर्ट पर है, और पूरे स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए। हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह जी बराबर इसमें सक्रिय हैं। हालांकि वो स्वयं भी पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन प्रभु कृपा से अब वो नेगेटिव हैं, और नेगेटिव होते ही उन्होंने
उन्हें फिर तेज़ी से कमान संभाल ली है, मेहनत कर रहे सभी अधिकारी। हमारे सीएमओ साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो भी लगे हुए हैं। नए सीएमएस आ गए, पिछले सीएमएस की कुछ शिकायतें मिली थी, तत्काल शासन ने उनको हटा के दूसरे सीएमएस को भेजा है ताकि किसी मरीज को कोई असुविधा न हो। हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने शहर का दौरा कर नाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान नाकों पर तैनात पुलिस जवानों से उन्होंने मुलाकात की और शहर में आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। उन्होंने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार नागरिक हॉस्पिटल पहुंचे और वहां एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा रही पुलिस की गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया और उन पर तैनात कर्मचारियों को जरूरी आदेश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आमजन को भी लॉकडाउन की पालना करने की अपील की और कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बेवजह घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ड्यूटियों पे मैंने शहर का दौरा किया है, हर नाके का दौरा किया है और अपने जवानों से मुलाकात की है। उनको जो दिक्कतें आ रही हैं और उनको जो ब्रीफ करना है मैंने ब्रीफ किया, जो ड्यूटियाँ करनी है उन्होंने, तो वही सब मेरी उनसे बातें हुई हैं। तो उनके बाहर आते हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दवाई लेने जा रहा हूँ, तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। फुल सैनिटाइजर्स और मास्क की कोई कमी नहीं है, सभी को रेगुलर बांटा जाता है क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, यूज़ हो जाती हैं, तो बिल्कुल रेगुलर। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। एएनबी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस्लाम धर्म ਨੂੰ कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ